गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे थेवेनिन प्रमेय। थेवेनिन का कुछ पार्ट हमारे बाकी रह रहा था। वैसे तो आपने देख लिया था उसको कि जो उसमें क्या याद किया था अपन ने, आई एल बराबर ई इक्वलेंट वाई जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल, ये मान हमने याद किया था। और हम प्रूव कर रहे थे वहाँ पर कि ई इक्वलेंट और जेड इक्वलेंट वही होते हैं क्या, ये मान अपन ज्ञात कर रहे थे। तो इसके अंदर जैसे डायग्राम ये अपना बना हुआ था, जेड एस पॉजिटिव नेगेटिव, इसको अपन ने क्या कहा था ई, और यहाँ पर था Z1 Z2 और ये Z3। ये दो नोड थे अपन जिसको कहा था A और B, और इसके सापेक्ष आगे जो अपने पास में लगा हुआ था ZL, ये कार्य किया था अपन ने। तो इसके अंदर ये मान अपने को ज्ञात करना था। अब यहाँ अपन ने कहा था कि ये मान आता है कब, जब इसमें ई इक्वलेंट और जेड इक्वलेंट ये मान अपने को टेली करने थे वहाँ पर कि क्या यही मान आते हैं क्या, और उनके मान कितने आए थे अपने पास में। तो लास्ट क्लास में अपन ने किया था, उसमें देखा होगा आपने, जो इसका मान आया था ई इक्वलेंट का, ये क्या मान आया था EZ3, क्योंकि ये क्या होता है इन दोनों टर्मिनलों के ऊपर, यानी यहाँ पर वोल्ट था उतने की उतनी, यहाँ वोल्ट था और उतनी की उतनी A और B के मध्य वोल्ट था, यानी इसमें Z2 का कोई भी रोल नहीं रहता है क्योंकि इन टर्मिनलों के मध्य वोल्ट तक अपन काम में लेते हैं सामान्यतः। तो EZ3 डिवाइडेड बाय कितना है इस लूप में पूरा रेजिस्टेंस, तो कहा था हमने ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ठीक है। ये मान अपने पास में था, और ये वाला मान कब आता है, जब A और B, यानी इसको क्या कर देते हैं अपन ओपन सर्किट। अगर इस प्रकार से छोड़ दिया जाए इसको, तो इस स्थिति में A और B के मध्य, दोनों टर्मिनलों के मध्य वोल्टता जो होगी वो किसको व्यक्त करेगी, ई इक्वलेंट को व्यक्त करेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यही मैंने बताया आपको कि A और B के मध्य वोल्टता है वो कहाँ होगी, Z3 के दोनों टर्मिनलों के मध्य वोल्टता के तुल्य होगी, ठीक है। और कितनी होगी, तो ये इतनी मान इसका होता है। ऐसे ही दूसरा जो जेड इक्वलेंट का मान था, तो जेड इक्वलेंट के लिए हम क्या करते हैं, इस थेवेनिन प्रमेय की परिभाषा में है कि जेड इक्वलेंट या प्रतिरोध तुल्य ज्ञात करने के लिए जितने भी वोल्टता स्रोत होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, ठीक। और आउटपुट टर्मिनल्स के मध्य यानी ZL को हटाकर वहां पर उन टर्मिनलों के मध्य अपन प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो ये मान कितना आएगा, तो अब इधर से ज्ञात करना है, तो ये दोनों तो क्या आ गए इसमें, किस में आ गए, ZS प्लस Z1, ये दोनों शायद लास्ट क्लास में अपना हो गया था ये ZS प्लस Z1, और ये इसके क्या आ गया समांतर क्रम में, और ये ZS प्लस Z1 यानी मैं कह सकता हूँ कि ये Z3 पैरेलल है ZS प्लस Z1 की, ठीक है। और अगर मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँ तो अब ये दोनों Z2 प्लस ये दोनों क्या आ गए इसमें श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यही मान था जेड इक्वलेंट जो आपने देखा था, ये जेड इक्वलेंट की वैल्यू क्या थी अपने पास में Z2, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, प्लस Z3 पैरेलल है किसके, ZS प्लस Z1, यानी Z3 इंटू ZS प्लस Z1 बाई Z3 प्लस ZS प्लस Z1। अब देखो बेसिक तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। अब इस लेवल पर आकर हम ये नहीं कह सकते कि बताओ, अब आपको जोड़ना आना चाहिए कि भाई दो रेजिस्टेंस है तो अगर श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में तो उनको किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, वो अपन कॉलेज लेवल पर तो कैसे बताएं। फिर भी मैंने आपको लास्ट क्लास में आराम से ये शुरुआत में बताया था R2 R1 लेकर, ठीक है ना, क्योंकि कई जगह अपने ये काम में आएगा। अगर ये आपका सिद्धांत बेसिक वीक है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब ये अपने ध्यान में आ गया कि अच्छा ये पैरेलल है तो हम देखकर आसानी से इसको लिख सकते हैं, और ये का ये किसका मान था आपका जेड इक्वलेंट का, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास प्रूव होता है किसका, थेवेनिन प्रमेय का। और इतना काम अपने को करना है कि 4.5 नंबर के अंदर, ठीक है। तो क्या अपन ने किया था थेवेनिन प्रमेय के अंदर कि कोई भी जाल है, जटिल जाल है, उसका सरलीकरण, सरल भाषा में कहूँ तो जटिल जाल के सरलीकरण के लिए हम थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, अध्यारोपण, पारस्परिकता, ये सारी प्रमेय काम में लेते हैं।
ये इसके टर्मिनल थे, ये अंदर क्या था, इसका जाल था। और इसको तुल्य जाल में हम बनाकर किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक तो लेते हैं वोल्ट का स्रोत, एक लेते हैं ई इक्वलेंट पॉजिटिव नेगेटिव, ये जेड इक्वलेंट और ये क्या है इसका जेड एल। तो ई इक्वलेंट, जेड इक्वलेंट और जेड एल, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं किसके अंदर, आपके थेवेनिन प्रमेय के अंदर, ठीक। अब ये जो मान है ये किसको व्यक्त कर रहा है, आपके IL का जो मान है ये किसको व्यक्त कर रहा है, लोड धारा में या लोड प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली धारा का मान व्यक्त कौन कर रहा है, आपका IL व्यक्त कर रहा है। और बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी से आगे जो दूसरी आती है प्रमेय, वो क्या आपकी नॉर्टन प्रमेय। नॉर्टन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय में क्या कहते हैं, ठीक इसकी बहन ही है ऐसा कह सकते हैं अपन। अच्छा, ये तो अपने को चाहिएगा अभी। नॉर्टन प्रमेय क्या कहती है कि एक चतुर टर्मिनल जाल है, रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी जाल हो, तो उसको सरल जाल में प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक धारा स्रोत हो। यहाँ पर क्या था, वोल्ट का स्रोत, जिसमें एक धारा स्रोत हो और उसके समांतर क्रम में तुल्य प्रतिबाधा हो। ये मैं बना रहा हूँ जेड एल जेड इक्वलेंट, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसको इस प्रकार से भी व्यक्त करें तो भी एक ही बात है ना, ये भी जेड एल है और ये भी मेरा जेड एल है, ठीक है। और बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया था, जेड एल मतलब क्या है, उसमें ए प्लस आयोटा बी, यानी उसमें धारित्व या प्रेरकत्व आ जाते हैं तो वो मान परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हम ऐसा भी इसको बना सकते हैं। तो ये क्या है इसका आई इक्वलेंट और ये जेड इक्वलेंट और ये जेडल, ये कौन व्यक्त करता है आपके, ये है आपकी नॉर्टन प्रमेय। तो नॉर्टन प्रमेय की डेफिनेशन क्या हो गई, कैसे इसको प्रूव व्यक्त करोगे आप। इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त किसी जटिल जाल को एक धारा जनित्र आई इक्वलेंट तथा समांतर क्रम में जेड इक्वलेंट तथा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट के तुल्य माना जा सकता है। धारा जनित्र से उत्पन्न धारा का मान दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपथित धारा के समान होगा। लघुपथित धारा के समान यानी जैसे हमने उसमें ओपन टर्मिनल छोड़े थे ए और बी को, अभी यहाँ पर ओपन टर्मिनल न छोड़कर जेडल की जगह क्या कर देंगे, सीधा लगा देंगे। तो उस कंडीशन में जो धारा आएगी उसका मान आई इक्वलेंट को व्यक्त करता है, ठीक है ना। यानी ई इक्वलेंट जब हमने ज्ञात किया था, देखो अभी अभी अपन ने काम किया है, वो अभी पिछला जो यहाँ डायग्राम बना था आपका, उसके अंदर इस प्रकार से अपने प्रतिरोध थे और ये प्रतिरोध था, यहाँ इस प्रकार से कार्य था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहाँ ई इक्वलेंट ई है, ये ZS था, Z1, Z2, Z3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ओपन सर्किट छोड़ देते हैं अपन, खुला परिपथ छोड़ देते हैं, तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, ई इक्वलेंट का मान अपने को मिलेगा ZL हटाने के बाद में, ठीक। और यदि इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो यहाँ पर जो मान मिलेगा धारा का वो क्या होगा, आई इक्वलेंट को व्यक्त करेगा, ठीक है। यही डिफरेंस यानी आई इक्वलेंट का मान ज्ञात करने के लिए धारा जनित्र से उत्पन्न धारा आई इक्वलेंट का मान दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपथित धारा के समान होगा तथा प्रतिबाधा का मान खुले टर्मिनलों के मध्य प्रभावी प्रतिबाधा के तुल्य होगा। यानी जेड इक्वलेंट जैसा कि हम ज्ञात कर रहे थे वैसा वैसा होगा जब धारा जनित्रों को या धारा जनित्रों को क्या कर दिया जाए, लघुपथित कर दिया जाए। यानी जेड इक्वलेंट तो क्या होगा, आपके समान ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। नॉर्टन प्रमेय में ध्यान में आ गया।
यानी जेड इक्वलेंट तो क्या हो गया, बिल्कुल समान प्राप्त हो गया थेवेनिन के अकॉर्डिंग। जिसको थेवेनिन आती है नॉर्टन उसको आती है। डिफरेंस क्या था, यहाँ पर जेड इक्वलेंट था, वो का वो जेड इक्वलेंट है। ई इक्वलेंट था, उसकी जगह हमने क्या कहा कि इस स्थिति में जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपका आई इक्वलेंट होगा। और इसको खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ई इक्वलेंट होगा। ये डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए कहा, नॉर्टन प्रमेय की थ्योरम पढ़ी। अब इसका प्रूफ, तो प्रूफ अपन कहाँ से करते हैं, क्योंकि हमने ये कर ही रखा है प्रूफ, तो इसको इसके बराबर सिद्ध कर देते हैं, काम कर देते हैं। ठीक है ना, यानी हम कह दें कि थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय दोनों एक ही है। यानी मैं कहता हूँ कि इसमें क्या बह रही है, धारा IL है, और इसमें धारा क्या बह रही है, IL डैश है, और दोनों क्या हो, समान हो। IL बराबर IL डैश में प्रूव कर दूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि थेवेनिन और नॉर्टन दोनों क्या हो गई, समान हो गई। यानी दोनों के रिजल्ट है वो काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए हम कार्य है वो करेंगे। तो सम्मिश्र जाल अपने पास है, ई इक्वलेंट जेड इक्वलेंट, ये मान सारे ज्ञात किए हुए हैं। यानी अपने पास में IL का मान तो ये ऑलरेडी है, किसके द्वारा है, इसके कारण से है। ठीक है, अब IL का जब मान है तो मैं और क्या कार्य करूं इसमें, अब यदि लघुपथित कर दिया जाए A और B टर्मिनलों को तो लघुपथित धारा का मान क्या हो जाएगा। चलो कर दो लघुपथित। किसको करोगे, इसको लघुपथित कर दिया जाए, मतलब ये लघुपथित कर दिया मैंने, ZL को हटा दिया, तो यहां पर जो धारा आएगी वो क्या होगी, I इक्वलेंट, या इसको मैं कह सकता हूं ISC। ISC मतलब क्या है, I शॉर्ट सर्किटेड। तो Z इक्वलेंट I इक्वलेंट। ठीक है, अब देखो क्या है आपके पास में, I इक्वलेंट, E इक्वलेंट और Z इक्वलेंट। तो V बराबर IR या I बराबर V अपॉन R। V आपके पास ये रहा और R आपके पास ये रहा, तो I बराबर V अपॉन R, यही मान आएगा ना। तो ये किसका मान आ गया अपने पास में, I इक्वलेंट का। ठीक है, अब जो ये परिपथ है अपना, ये वाला परिपथ, इसको क्या करते हैं, काम में लेते हैं। इस परिपथ को काम में लेते हैं और इसके अंदर इस जो ये वाला लूप है, इस लूप को मैं काम में लेता हूँ। लूप को काम में लूंगा तो यहां पर मान क्या मिल जाएगा भाई मुझे, देखो धारा किस किस में बह रही है, एक तो धारा बह रही है IL डैश और एक क्या बह रही है, I इक्वलेंट। दिशा क्या है, दोनों की विपरीत है। IL डैश की जो दिशा है वो इधर से इधर है, अच्छा IL डैश और I इक्वलेंट दोनों की दिशा समान है। ठीक है, ये भी नीचे से ऊपर है और ये भी क्या है, नीचे से ऊपर है। ठीक, तो यहाँ ना हाँ, ये इस प्रकार से व्यक्त करना है भाई इसको, I इक्वलेंट है ना, इस प्रकार से व्यक्त करना है इसको। नॉर्टन प्रमेय में इस प्रकार से हम धारा स्रोत को व्यक्त करें, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इसमें व्यक्त कर रहे थे, तो धारा भी किधर बहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, धारा ऐसे ही बहती है, तो इस प्रकार से व्यक्त इसको करना है। ठीक है, तो अब देखो धारा की दिशा इसके इधर से है और इसके क्या है, इसके विपरीत है। यानी इस Z इक्वलेंट में ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगी और ये क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर आएगी। चलो, तो इससे क्या करेंगे अपन, क्या लिख सकता हूं मैं, IL डैश किस में बह रही है, Z इक्वलेंट प्लस ZL। ठीक है, दोनों में बह रही है और ये क्या है, इसके विपरीत है, इसलिए माइनस का I इक्वलेंट किस में बहेगी, इसमें Z इक्वलेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि साम कोई है क्या, वोल्टेज स्रोत तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, IL डैश Z इक्वलेंट प्लस ZL, यानी IL डैश का मान आ गया क्या, IL डैश बराबर, पक्षांतरण कर दें इसका, तो Z इक्वलेंट इंटू I इक्वलेंट डिवाइडेड बाय Z इक्वलेंट प्लस ZL, ये मान आ गया। IL डैश बराबर, इस लूप से मैंने ज्ञात कर लिया ना, ये
आई एल डैश बराबर जेड इक्वलेंट आई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। ठीक, अब इसके अंदर आई इक्वलेंट का मान है अपने पास, कहाँ है, ये रहा। तो आई इक्वलेंट का मान रख दो वहाँ पर उस समीकरण में। समीकरण ये आपकी 1, चलो इसको 1, ये आपकी 2 और ये आपकी 3। समीकरण 3 में मान रख दो तो ई इक्वलेंट बाई जेड इक्वलेंट, जेड इक्वलेंट से जेड इक्वलेंट कैंसिल हो जाएगा और मान क्या रहेगा, ई इक्वलेंट। तो आई एल डैश बराबर क्या मान आ जाएगा, ये यहीं रख देता हूँ, ये मान क्या आ जाएगा, आई एल डैश बराबर ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाय जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 और 1 की तुलना कर लो। आई एल बराबर आई एल डैश इक्वलेंट बाई जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल बराबर इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, आई एल डैश बराबर आई एल। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई दोनों परमेय है, ये यहाँ पर क्या होती है, प्रूव होती है। ठीक है, अगर नॉर्टन प्रमेय प्रूव आती है, बेसिकली नहीं पूछी जाती है, तो यहाँ से अपन सीधा भी कर सकते हैं थेवेनिन से। नहीं, दूसरा तरीका क्या है कि थेवेनिन से जैसे आपने ज्ञात किया है शुरुआत से सारा ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वलेंट ज्ञात करो और उसके बाद में उसको ये वाला अपना भी काम में लेते हो, क्योंकि तो ये सीधा ये काम में लो। आई एल के लिए तो मान काम में आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई एल और इसके बाद में इतना कार्य कर दो तो ये क्या हो गया, आपका नॉर्टन प्रमेय प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसको आप वाई एल के प्रवेश्यता के रूप में भी, प्रवेश्यता क्या होती है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या होती है, प्रवेश्यता, यानी वाई एल बराबर क्या हो सकता है 1/ZL, ये क्या होती है, प्रवेश्यता होती है। इसके रूप में भी व्यक्त कर सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए पढ़ लिया आज की क्लास में, नॉर्टन प्रमेय। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, चाहे तो आपका वो क्वेश्चन किसका आ जाए, चाहे तो वो क्वेश्चन आपका आ जाए नॉर्टन प्रमेय का। लेकिन एक बात का आपको ध्यान में होगा कि अपने एक न्यूमेरिकल नाम की चीज़ भी होती है, जिसको बहुत से लोगों को डर लगता है, स्टूडेंट्स को 12th के अंदर। यहाँ परसेंटेज उसका बढ़ जाता है, क्योंकि टोटल पेपर कितना होता है अपना, सारा मिला मुलू के ये पेपर होता है 33 नंबर का, ठीक है ना। और इसमें से 12 नंबर के क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखो आप न्यूमेरिकल है तो कितना बच गया पीछे, 21 नंबर का ही थ्योरी आता है, 12 नंबर के न्यूमेरिकल है। और ये 12 नंबर अगर किसी के पास आते हैं ना तो वो पेपर में क्लियर हो जाता है। आप तो वैसे कोरोना काल में हो तो ऐसे ही पास हो गए, लेकिन 12 नंबर तो मिनिमम चाहिए चाहिए होते हैं। तो 12 नंबर कौन देता है आपको, न्यूमेरिकल पोर्शन, यानी हम सभी को न्यूमेरिकल पोर्शन भी तैयार करना चाहिए। और अपने 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो जैसे ये यूनिट अपनी चल रही है, चैप्टर चल रहा है, तो पहला क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए थेवेनिन प्रमेय को सिद्ध कीजिए। उसके अथवा में जो पार्ट आता है उसमें आता है एक न्यूमेरिकल, और जब थेवेनिन या नॉर्टन नहीं आती है तो इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है ना। और बेसिकली थेवेनिन प्रमेय पूछी जाती है या नॉर्टन का न्यूमेरिकल है वो आता है। तो नॉर्टन थेवेनिन इनके न्यूमेरिकल अपने को करने हैं। चलो लेट मी ट्राई। तो अभी इस क्लास में अब अपन न्यूमेरिकल पोर्शन है वो करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल दोनों का करेंगे। बाकी सामान्यतया क्या है, एग्जाम में जो आपकी बुक है, जो बुक CBS की आप खरीदेंगे, उस बुक के अंदर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी, PDUS यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, उनके अंदर पहले जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको काम में लेने हैं, और वही न्यूमेरिकल है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जो पहले पूछे जा चुके हैं। एग्जामिनर ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। तो आपको मैंने बता दिया। अब अपन पढ़ेंगे क्या, न्यूमेरिकल। एक थेवेनिन का न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं और एक इसका पढ़ेंगे अपन, नॉर्टन का न्यूमेरिकल।
चलो क्वेश्चन है, एक परिपथ दिया हुआ है आपको, और इस परिपथ में अपने को क्या करना है, थेवेनिन प्रमेय है उसका उपयोग करना है और उसकी सहायता से जो लोड प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। अब इनके मान है वो सारे आपको दिए हुए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इसका जो मान है 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम और ये 10 वोल्ट इस प्रकार से दिया हुआ है। अब अपन ध्यान में दें तो Z1, Z2, Z3, ZL और ये क्या है E, ठीक है। तो RL से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या करना है भाई, थेवेनिन प्रमेय, तो थेवेनिन प्रमेय क्या कहती है, E इक्वलेंट Z इक्वलेंट ZL, Z इक्वलेंट ZL और ये क्या मान है E इक्वलेंट, ठीक है। E इक्वलेंट का मान पता है क्या अपने को, E इक्वलेंट बराबर E गुणा Z3 बाई ZS प्लस Z1 प्लस Z3, यही मान था इन टर्मिनलों के मध्य, यानी ये था Z3, ये Z1, देखो और सॉल्व कर लो इसको, Z1, Z2, Z3 सीधा भी कर सकते हैं इसको। एक तरीका तो है कि आप जैसे प्रूव कर रहे थे वैसे ज्ञात करो इसका, Z इक्वलेंट ज्ञात करो फिर ज्ञात करो सारा का सारा। दूसरा तरीका ये है कि अपने पास जो मान है वो उनसे सीधा कर लो, क्योंकि प्रूव तो किया हुआ है हमारा, तो सीधा मान भी रख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ZS का मान दे रखा है क्या, आंतरिक प्रतिरोध है, या तो ये कहें कि ये जो वोल्टा स्रोत है इसका आंतरिक प्रतिरोध इतना है, तब तो ZS काम में ले लेंगे। नहीं दिया हुआ है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। तो मान ज्ञात कर सकते हैं इसका E Z3, E का मान कितना है 10 वोल्ट, Z3 का मान कितना है 5 वोल्ट, ZS क्या है 0, Z1 10 और ये 5, तो 10 5 15 और ये कितना है 10 गुणा 5 50/15, यानी ये मान कितना हो गया भाई 5, कितना हो गया 10/3, ये तो हो गया आपके पास में E इक्वलेंट का मान, ठीक। Z इक्वलेंट याद कर लो, Z इक्वलेंट क्या होता है जी, Z2 प्लस Z2 जो मान था इसका क्या था अपने पास में, Z2 इंटू Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 प्लस ZS बाई Z3 प्लस Z1 प्लस ZS, ये वैल्यू थी। Z2 की वैल्यू क्या है अपने पास में 10 ओम, 10 और दूसरा मान क्या है Z3, Z3 क्या है 5, Z1 प्लस ZS, ZS तो 0 इंटू 10 बटे, ये भी गुणा कर देता हूँ आपको कन्फ्यूजन होगा, 5 गुणा 10 बटे Z3 प्लस Z1 प्लस ZS, ZS तो 0 है, 10 और 5 15, तो 15 ये कैंसिल हो गया 3, ठीक है। तो ये मान कितना हो गया 10 प्लस 10 बटे 3, यानी कितना हो गया 30 प्लस 10 40/3, मात्रक क्या आ जाएगा ओम, ठीक है। मान आ गया क्या, 2 मान आ गए अपने पास। अब अपने को क्या चाहिए IL, तुल्य परिपथ मैंने बता दिया। E इक्वलेंट कहाँ है अपने पास 10/3, यहाँ लिख दीजिए। Z इक्वलेंट को कितना लिख सकता हूँ 40/3 ओम
और ई इक्वलेंट कितना है 10/3 वोल्ट। ठीक है, जेडल दे रखा है क्या 20 ओम। अब आपका क्या है आई एल बराबर क्या था, याद होगा आपको, नहीं है तो कर लो। क्या मान था आई एल का, आई एल इज इक्वल टू ई इक्वलेंट बाई जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल, ये वैल्यू थी। ठीक है, तो ई इक्वलेंट का मान कितना है, ई इक्वलेंट याद कर रखा है ना 10/3, जेड इक्वलेंट का मान 40/3 प्लस 20, सॉल्व कर लीजिए कितना मान आया, लघुत्तम ले लो, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर भी और नीचे भी, 20 × 3 60, 60 + 40 100, 10/100 कितना हो गया 1/10 आई एल, यानी 1/10 का मान कितना हो गया 0.10 या 0.1 एम्पियर। ये मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, थेवेनिन प्रमेय का जो तुल्य मान था वो ज्ञात कर लिया। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, थेवेनिन प्रमेय का एक न्यूमेरिकल है मैंने किया है। अब अगली क्लास से पहले आपको थेवेनिन प्रमेय के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, और विशेषकर जिनमें यूनिवर्सिटी बताया हुआ है कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, उनको करना है आपको, उन पर ज़्यादा फोकस दीजिए। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आराम से कीजिए और उनमें कहीं डाउट आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।